क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है और आप इस समय वैद्युतधारिता लेसन को पढ़ रहे हैं। वैद्युतधारिता लेसन में आज का जो टॉपिक है वो संधारित्रों का संयोजन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आप समझेंगे। और इसके पहले आप इस लेसन के कई सारे टॉपिक समझ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को ना देखा हो तो एक बार आप पहले उन वीडियो को देखिए। आप संधारित्र को समझिए, उसकी धारिता कैसे निकाली जाती है इसको समझिए, और समांतर प्लेट संधारित्र को भी आप समझें। तब आपको ये जो टॉपिक हैं ये बहुत ही समझ में आएंगे और बहुत सरल आपको टॉपिक लगेंगे और तब आप इनका फ़ायदा भी उठा पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो संधारित्र हैं, जिनको इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और अपने यहाँ जो इंटर की क्लासेस में बस समांतर प्लेट संधारित्र ही पढ़ाया जाता है। कई प्रकार के संधारित्र होते हैं, उनको बताया जा चुका है। तो समांतर प्लेट संधारित्रों को हम क्यों आखिर जोड़ते हैं? कभी कभी प्रयोगात्मक कार्य करने होते हैं या फिर जो रेडियो सेट होते हैं उनमें जो उनकी ट्यून होती है उसको सेट करने के लिए, या ऐसे बहुत सारे उपकरण होते हैं वहाँ भी संधारित्रों का उपयोग किया जाता है। तो कई संधारित्रों को हमें वहाँ पे जोड़ना होता है। तो संधारित्रों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, यही इस टॉपिक में आप समझेंगे। सबसे पहला जो तरीका संधारित्रों को जोड़ने का होता है वो श्रेणी क्रम का तरीका होता है। संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इन सीरीज़। और जो दूसरा तरीका होता है संधारित्रों को जोड़ने का वो होता है समांतर क्रम का तरीका होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को कैसे जोड़ेंगे। जबकि आप लोग समांतर प्लेट संधारित्र को समझ चुके हैं, इस प्रकार की दो समांतर प्लेटों से समांतर प्लेट संधारित्र मिलकर बनता है। तो ऐसे कई संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है? तो सबसे पहले हम करते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र हुआ। इसके बाद एक हमने दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र लिया। मान लीजिए कि हम तीन समांतर प्लेट संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहते हैं, तो उनको हम इस प्रकार से रख लेते हैं। ये पहला समांतर प्लेट संधारित्र है। इसकी जो पहली प्लेट है इसको हमने किसी एक बिंदु से जोड़ दिया। इसकी दूसरी प्लेट को, ये जो दूसरा संधारित्र है, मान लेते हैं इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C3 है। पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है इसको दूसरी प्लेट कहेंगे। इसको हम दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। और इसके पश्चात जो दूसरा संधारित्र है इसकी दूसरी प्लेट को हम तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से अगर और भी बहुत सारे संधारित्र हमको जोड़ने हैं तो हम ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। हम यहाँ पे तीन संधारित्रों को जोड़कर दिखा रहे हैं। तो तीसरे संधारित्र यानी जो अंतिम संधारित्र है उसकी जो दूसरी प्लेट है इसको, इसके बाहरी सिरे को हमें पृथ्वी से जोड़ना होता है। इसको हम यहाँ पे पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये अर्थ का सिंबल ऐसे बनता है। इसे हम बिंदु ए मानते हैं। इसके बाद ये बिंदु बी मान लेते हैं, इसको सी मानते हैं और यहाँ पर जो बिंदु है उसको डी मानते हैं। जब बिंदु ए को +q आवेश दिया जाता है, तो जैसे हम बिंदु ए को +q आवेश देंगे तो ये जो पहले संधारित्र की पहली प्लेट है, चूँकि बिंदु ए से जुड़ी है इसलिए ये पूरी की पूरी जो प्लेट है वो धनावेशित हो जाएगी। और चूँकि इस संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो इससे कुछ दूरी पर रखी हुई है, तो इस प्लेट पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जब इस प्लेट पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएगा प्रेरण के द्वारा, तो इसकी भीतरी सतह पर ऋणात्मक आवेश रहेगा। आप लोगों ने इसके पहले टॉपिक समझे होंगे कि जो प्रेरित आवेश होता है किस तरीके से उत्पन्न होता है। अगर ये पॉजिटिव है, ये धनावेश है, तो भीतरी सतह पर ऋणावेश रहेगा और जो बाहरी सतह है उस पर यहाँ पे क्या रहेगा, धनावेश रहेगा।
आप यहाँ पूरा प्रोसेस समझिए, क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो है समझाई नहीं जाती हैं, ना बुक में ऐसी प्रोसेस होती हैं, ना वहाँ बताया जाता है। तब आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जो आवेश है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कैसे वितरित हुआ है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, और आगे की चीज़ें बहुत छोटी हैं। जो कठिन बात है, जो इम्पॉर्टेंट बात है, वो यही है। अब चूँकि जो दूसरी प्लेट है, दूसरे संधारित्र की जो पहली प्लेट है, ये पहले के बाहरी सिरे से जुड़ी है, और बाहर आवेश कैसा है, धनात्मक। तो ये धनात्मक आवेश यहाँ पे आ करके इस प्लेट पर यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। फिर यहाँ पे प्रेरण की घटना घटित होती है, और जो दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है, ये धनावेश इसकी भीतरी सतह पर ऋणावेश उत्पन्न करता है, और जो बाहरी सतह होती है यहाँ पर धन आवेश आ जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पे ये धनावेश जो है यहाँ चला जाता है, और ये प्लेट धनावेशित हो जाती है। इसके पश्चात फिर प्रेरण के द्वारा भीतरी सतह पर ऋणावेश और बाहरी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरण के द्वारा किस तरीके से आवेश उत्पन्न होते हैं, ये आप लेसन नंबर 1 में जा कर के वहाँ पे समझ सकते हैं। वहाँ पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। इसके बाद जो इसकी जो बाहरी, जो दूसरी प्लेट पर जो धनावेश बाहर है, ये पूरा का पूरा जो धनावेश होता है ये और इस प्लेट पर कोई भी आवेश यहाँ पे नहीं बचता है। तो ये तरीका होता है आवेशों को उत्पन्न करने का। मान लीजिए कि हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जब भी प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, मान लीजिए कि इस पर हमने ऋण आवेश दिया इस गोले को, और इसके बगल में एक गोला और रखा हुआ है, तो इसमें अपने आप धनावेश उत्पन्न होगा, और जितना ये आवेश रहता है उतना ही यहाँ पे धनावेश उत्पन्न होगा। कभी अलग अलग आवेश नहीं उत्पन्न होता है। तो अगर इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश था, तो यहाँ पर कौन सा आवेश रहेगा, माइनस का क्यू आवेश रहेगा। ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये कैसा रहेगा, माइनस क्यू आवेश रहेगा। ये तो प्लस क्यू आवेश है ही, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश रहेगा। तो एक खास देखने को मिल रही है कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो सभी प्लेटों पर बराबर आवेश होता है। आवेश कम ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल बराबर आवेश होता, समान आवेश उत्पन्न होता है। और अगर पहली प्लेट का विभवांतर V1 हो, दूसरी प्लेट का विभवांतर V2 हो, तीसरी प्लेट का विभवांतर V3 हो, और बिंदु A और B के बीच में जो तुल्य विभवांतर है उसको हम यहाँ पे मानते हैं कि वो V है। V वोल्ट का विभवांतर हमने दिया, तो यहाँ पे V1, यहाँ V2 और यहाँ पे V3 उत्पन्न हो जाता है। और संधारित्र की जो धारिताएँ हैं वो C1, C2 और C3 हैं। हमारा उद्देश्य है कि इनकी तुल्य धारिता निकालना। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि हम पहली प्लेट का विभवांतर V1 निकाल लेते हैं। तो V1 इक्वल टू, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि C इक्वल टू में Q/V होता है संधारित्रों के लिए। तो यहाँ से अगर विभवांतर की वैल्यू निकालने V इक्वल टू, तो इसे आप इधर लेकर जाएंगे, C चलाएगा नीचे, पक्षांतर कर लीजिए। तो V इक्वल टू Q/ कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। तो किसी भी संधारित्र का जब विभवांतर निकालेंगे तो V इक्वल टू Q/C ही फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन पहले संधारित्र का विभवांतर V1 है, तो V1 इक्वल टू क्या बनेगा, Q, और Q यहाँ पे तो Q ही है, तो Q/, नीचे C रहता है, धारिता यहाँ पे C1, इसलिए C1 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब V2 बराबर निकालोगे दूसरे संधारित्र का विभवांतर, तो यहाँ पे Q और अपान में C कितना है, यहाँ पे C2 है। और जब तीसरे संधारित्र का विभवांतर निकालोगे तो V इक्वल टू Q/C, यहाँ भी आवेश कितना है, Q, नीचे लिखते हैं धारिता यहाँ पे कितनी है, C3 है। और चूँकि हमने माना है कि A और D के बीच का जो कुल विभवांतर है वो V है, और ये जो कुल विभवांतर है इन सभी संधारित्रों के विभवांतरों के योग के ही बराबर रहेगा। तो V1 प्लस में V2 और प्लस में यहाँ पे V3 कर लेते हैं। तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू है Q/C1, V2 की वैल्यू है Q/C2, और यहाँ पे है Q/C3। Q तीनों ही पदों से कामन कर लेंगे। यहाँ पे Q जब कामन करोगे 1/C1 प्लस में 1/C2, 1/C3 कामन करते हैं। Q को नीचे लेकर आते हैं, तो V/Q इक्वल टू 1/C1
प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3 आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि यदि बिंदु A और D के बीच में ये जो कई संधारित्र लगे हुए हैं, यदि A और D के बीच में केवल एक संधारित्र हो, ये A है और ये D है, केवल एक संधारित्र हो, और A और D के बीच का विभवांतर कितना है, V है। आवेश हमको पहले से मालूम था, आवेश पूरा Q ही है, तो आवेश यहाँ पे Q ही है। तो ऐसे में जो इसकी तुल्य धारिता होगी वो तो C रहेगी। तो चूंकि हम जानते हैं कि यदि तुल्य धारिता C हो तो जो V अपान में Q यहाँ पे लिखा है, ये V अपान में Q किसके बराबर होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है Q बराबर होता है CV। हमें क्या चाहिए, V/Q। तो V यहाँ पे है, Q यहाँ पे, इसको यहाँ लेकर आओ, ये आएगा नीचे, तो 1 अपान में C = V/Q आ जाएगा। तो V अपान Q की जगह तो हमें 1/C रखना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे 1 अपान में C रखेंगे तो 1 अपान में C = आगे तो ये रखा हुआ है 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये C है ये तुल्य धारिता है सभी संधारित्रों की। और 1/C क्या हुआ, 1/C हुआ तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। C1 क्या है, पहले संधारित्र की धारिता, लेकिन 1/C1 क्या है, ये पहले संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम, दूसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम, तीसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम, और तीनों का जो योग है वो इसके क्या है, बराबर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। एक खास बात यहाँ पे ये है कि जो तुल्य धारिता है वो C1, C2 और C3 इन तीनों से ही क्या रहेगी, कम रहेगी। इस बात को आप याद रखें। तो C का जो मान रहेगा वो C1 से कम रहेगा, तुल्य धारिता C2 से भी कम रहेगी, तुल्य धारिता C3 से भी कम रहेगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो याद रखना, जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो उनकी तुल्य धारिता होती है वो तीनों संधारित्रों की धारिता से कम होती है। तो इसलिए कभी कभी ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि संधारित्र दिए होंगे और ये पूछेगा कि इनको किस प्रकार से जोड़ें कि धारिता कम से कम प्राप्त हो। तो जब भी हमें धारिता कम से कम प्राप्त करनी हो तो याद रखना, संधारित्रों को सिर्फ हम श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज़ में जोड़ेंगे। और इसके बाद हम ये समझते हैं कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तब तुल्य धारिता कैसे प्राप्त होगी। सीरीज़ में तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समांतर क्रम में समझ लीजिए। मान लेते हैं कि 3 संधारित्र हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। ये इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 समांतर प्लेट संधारित्र रख लिए, और इन तीनों की जो पहली प्लेट हैं उनको हमने एक ही बिंदु से यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, और जो दूसरी प्लेटें हैं उनको हम एक ही बिंदु से जोड़ देते हैं। अगर संधारित्रों को इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो ये जो जोड़ने का तरीका होता है वो समांतर क्रम का तरीका कहलाता है। सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु से जोड़ना है और दूसरी प्लेट को एक बिंदु से जोड़ना है, तो ये समांतर क्रम का तरीका होगा। और जो दूसरी प्लेटें हैं इनको इसके बाद हम पृथ्वी से यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये पृथ्वी हो गई। जैसे इस बिंदु ए को हम +Q आवेश देते हैं तो अब जो +Q आवेश है वो 3 रास्तों से बहेगा, इधर, इधर और इधर। ये 3 रास्ते इसको बहने के लिए मिलेंगे। तो ये जो आवेश है ये टूट जाएगा, ये वितरित हो जाएगा। तो जब इस Q आवेश का वितरण होगा तो ये तो क्लियर है नहीं कि किधर कितना जाएगा। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3, तो सब जगह वो अलग अलग आवेश पहुँचेगा। तो माना कि इधर जो आवेश जाता है वो Q1 जाता है और इधर Q2 जाता है, और इधर जो आवेश बहता है वो Q3 है। तो ये Q1 आवेश जा करके इसकी पहली प्लेट पर यहाँ पे +Q1 आवेश उत्पन्न कर देगा। ये Q2 आवेश जा करके इस प्लेट पर +Q2 आवेश उत्पन्न कर देगा, और इधर Q3 आवेश जा करके
तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q3 आवेश उत्पन्न कर देगा। लेकिन यही प्लस Q1 इस पर चूँकि कुछ दूरी पर ही प्लेट है, प्रेरण के द्वारा यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न करेगा और यहाँ पे धनावेश उत्पन्न करेगा। कितना होगा? ये भी Q1 होगा, बराबर आवेश, प्रेरण से हरदम आवेश बराबर उत्पन्न होता है। यहाँ प्लस Q2 है तो इसकी भीतरी सतह पर माइनस Q2 और बाहरी सतह पर उतना ही आवेश रहेगा, तो ये माइनस Q2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ भी वही कंडीशन रहेगी, यहाँ पर बाहर प्लस रहेगा, भीतर कैसा रहेगा? माइनस। लेकिन सभी संधारित्रों की जो दूसरी प्लेटें, इन पर जो बाहर प्लस आवेश उत्पन्न है, ये बहता हुआ ये चला जाएगा पृथ्वी में, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं बचेगा। तो यहाँ पे केवल नेगेटिव चार्ज बचेंगे और यहाँ पर माइनस का Q3 रह जाएगा। माना कि ये बिंदु अगर B है और इनके बीच में जो विभवांतर है वो V है, तो चूँकि सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेट है वो बिंदु A से ही जुड़ी हैं और यहाँ बिंदु B से ही जुड़ी हैं, और A और B के बीच का विभवांतर V ही है, तो यही विभवांतर सभी संधारित्रों को मिलना है। तो इसका विभवांतर भी V रहेगा, इसका भी संधारित्र विभवांतर V रहेगा, इस संधारित्र का भी विभवांतर V ही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम इनकी तुल्य धारिता निकालना चाहते हैं तो पहले संधारित्र पर आवेश कितना? Q1 है। तो जब यहाँ से Q1 बराबर निकालेंगे तो Q बराबर तो CV होता है। तो पहले संधारित्र का आवेश Q1, Q की जगह Q1, C की जगह हमें C1 रखना पड़ेगा, और V तो V ही है। इसके बाद जब दूसरे संधारित्र का आवेश निकालोगे Q2 इक्वल टू, तो C2 और कितना आएगा? V आ जाएगा। तीसरे संधारित्र का आवेश निकालेंगे Q3 इक्वल टू C3, कितना आ जाएगा? V आ जाएगा। लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि जो कुल आवेश है वो तो Q था, और Q ही Q1, Q2, Q3 में वितरित हो गया, तो Q का जो मान रहेगा Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 के योग के बराबर रहेगा। तो Q1 का मान C1V, C2V और यहाँ पे क्या रहेगा? C3V रहेगा। यहाँ से V को कॉमन करेंगे, C1 प्लस में C2 प्लस में C3 आ जाएगा। V चलाएगा नीचे, V Q अपान में V इक्वल टू C1 प्लस में C2 प्लस में C3। अब अगर इन सभी तीनों संधारित्रों की जगह एक ऐसा संधारित्र होता जिसकी तुल्य धारिता अगर C होती, C, और विभवांतर इसके बीच में V होता और आवेश तो Q था, तो ऐसे में तो Q अपान में V की जगह तो C हो जाएगा, तो C इक्वल टू C1 प्लस में C2 प्लस में C3 आएगा। तो ये संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता का ये फार्मूला है, यानी C इक्वल टू C1 प्लस में C2 प्लस में C3। और ऐसी स्थिति में जो C का मान होगा वो C1 से बड़ा होगा, यानी पहले संधारित्र की जो धारिता होगी उससे बड़ा होगा। C का मान C2 से भी बड़ा होगा, C का मान C3 से भी बड़ा होगा। यानी जब समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो जो तुल्य धारिता होती है वो सभी संधारित्रों की धारिताओं से हरदम अधिक होती है। तो जब हमें तुल्य धारिता अधिक प्राप्त करनी होती है, जब भी क्वेश्चन में कहे कि संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़े कि तुल्य धारिता अधिक से अधिक प्राप्त हो, तो आप उनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संधारित्रों को जोड़ने के तरीके थे, ये इनके फार्मूले हैं।